महेश और निर्मला के जाने के बाद सिद्धार्थ ने गुल्लू को आवाज देकर बुलाया और उसे चिढ़ाने लगा। इस पर गुल्लू ने नाराज होते हुए उसे धमकी दी, जिस पर सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, अरे भाई, इतना सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम? आओ चलो मैं भी कुछ देर सुस्ता लूं, फिर करते हैं। कहते हुए सिद्धार्थ वहीं मेड़ के पास लगे एक पेड़ की तरफ बढ़ गया। वो पेड़ के नीचे बैठने के लिए झुका ही था कि उसकी नजर नीचे गांव से थोड़ी दूर बगल में ही बहने वाली नदी के मुहाने पर पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई छुपा हुआ है। उसके मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ये कौन है जो ऐसे छुपा हुआ है, और उसने गुल्लू की ओर बिना देखे उससे कहा, गुल्लू, क्या तुम्हें भी वहां कोई छुपा दिखाई दे रहा है? कहाँ? गुल्लू ने गर्दन ऊपर करके उसका मुंह देखते हुए सवाल किया। अरे वही नदी के मुहाने पर। सिद्धार्थ ने नदी की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। कौन सी नदी और कौन सा मुहाना भाई? गुल्लू अभी भी गर्दन ऊपर किए हुए सिद्धार्थ को देखे जा रहा था। अंधे हो क्या तुम? वो नदी का मुहाना दिखाई नहीं दे रहा है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ झुंझलाते हुए बोला, मैं तो नहीं हूं, लेकिन लग रहा है तुम हो गए हो। गुल्लू का मूड सिद्धार्थ के ऊपर उखड़ चुका था। मैं क्यों हूं? कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। उसे एहसास हो गया कि गुल्लू का साइज छोटा होने से उसे नदी का मुहाना दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उसे सामने झाड़ियां दिख रही होंगी। सिद्धार्थ ये सोचकर मुस्कुरा दिया और गुल्लू की ओर देखते हुए बोला, मैं भूल गया था कि तुम बटलर हो। कहते हुए उसने हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर गुल्लू का पहले से लाल चेहरा और लाल हो गया। सिद्धार्थ ने देखा कि उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हो गया है, और उसने अपनी आंखों को मला और फिर से देखा तो गुल्लू अपने ओरिजिनल साइज में ही था और गुस्से से सिद्धार्थ की ओर देख रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि शायद उसका कोई भ्रम रहा होगा, और यही सोचकर उसने गुल्लू को अपने हाथों में उठाया और कंधे पर बिठाते हुए बोला, अब दिख रहा है नदी का मुहाना या नहीं? दिखाई दे रहा है। उसके कंधे पर बैठा हुआ गुल्लू बोला, चलो कम से कम तुम्हें नदी का मुहाना तो दिखाई दिया। और फिर वहां लगे एक झुरमुट की ओर इशारा करते हुए बोला, और वो झुरमुट दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है। गुल्लू झुंझलाते हुए बोला और फिर आगे बोलते हुए सिद्धार्थ से कहा, असल मुद्दे पर आओगे कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? उस झुरमुट के पीछे मुझे कोई छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वो तुम्हें भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? सिद्धार्थ ने गुल्लू से मुद्दे पर आते हुए सवाल किया। देखो भाई, शायद तुम भूल गए कि मैं लाल पांडा का बच्चा हूँ, बाज नहीं जो इतनी दूर देख सकूं। चुपचाप चलकर वहां देख लेते हैं, कोई होगा तो पूछ लेंगे कि ऐसे छुपकर क्या देख रहा है। गुल्लू सिद्धार्थ के कंधे से उतरते हुए बोला। सिद्धार्थ को उसकी बात जंच गई और उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते चले गए। सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर बहुत सावधानी से उस ओर उतरते हुए जा रहा था जिधर वो आदमी छुपा हुआ था। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था, वैसे वैसे सिद्धार्थ की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वो एकदम से उस छुपे हुए आदमी के किनारे पहुंच गया तो उसकी पीठ देखकर वो समझ गया कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रभुनाथ है। प्रभुनाथ को पहचानने के बाद सिद्धार्थ गुल्लू से फुसफुसाते हुए बोला, गुल्लू भाई, ये तो प्रभु चाचा हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ? सिद्धार्थ उत्सुकता के साथ बोला, मुझे क्या मालूम क्या कर रहे हैं, और पास चलो तब पता चले कि क्या कर रहे हैं। गुल्लू भी सिद्धार्थ से फुसफुसाते हुए बोला, यहीं से चिल्लाकर पूछूं क्या? सिद्धार्थ ने गुल्लू से पूछा, पागल हो क्या एकदम? आदमी ऐसे छुपा हुआ है, इसका मतलब यही है ना कि वो छुप के कुछ देख रहा है। शायद वो कोई साजिश बनते हुए देख रहा हो और तुम बोल दो तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना। गुल्लू से समझाते हुए बोला। सिद्धार्थ को उसकी बात सही लगी, लेकिन वो गुल्लू को समझाते हुए बोला, वो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, उनको ऐसे चुपके से फॉलो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले तुम चुपचाप जाकर देखाओ कि वो क्या देख रहे हैं, फिर हम उसी हिसाब से चलते हैं। गुल्लू को सिद्धार्थ की बात जम गई और वो उसके गोद से उतरकर उस ओर निकल पड़ा जिधर प्रभुनाथ छुपा हुआ था। इधर गुल्लू प्रभुनाथ के छिपने का राज जानने के लिए जा रहा था और उधर रात में शराब पीकर हंगामा करने के लिए पेमा का दोस्त उसे डांटे जा रहा था। आपका दिमाग सही है ना पेमा भैया, आपसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। पेमा को उसका दोस्त डांटता जा रहा था और पेमा सिर झुकाए चुपचाप सुन रहा था। आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दारू पीने के बाद आप ऐसे अंधाधुंध पिएंगे।
पेमा उसकी बात चुपचाप सुनता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पेमा कुछ सुन ही न रहा हो। उसे ऐसे चुपचाप बैठा देख उसके दोस्त का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोला, बोलेंगे कुछ या फिर रिया मैडम को हम जाकर खुद आपके कारस्तानी के बारे में बताएं? क्या बताओगे रिया मैडम से? पेमा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, यही कि आपके वजह से सिद्धार्थ बाबू की जान खतरे में आ गई थी। जैसे ही उसके दोस्त ने ये कहा, पेमा को तो मानो काटो खून ही नहीं। उसका चेहरा सफेद हो गया और वो हकलाते हुए बोला, मेरी वजह से क्यों? सिद्धार्थ ने खुद उन लोगों से पंगा लिया था। वो अभी बच्चा है पेमा भैया, लेकिन आप तो इतने समझदार हो। आपकी वजह से कल कई लोगों की जान खतरे में थी। अगर ऊपर किसी को ये पता चला तो समझो सबकी नौकरी गई। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, उसने पेमा को समझाते हुए कहा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि पेमा का फोन बजा और फोन पर रिया का सुरक्षा गार्ड लोबू था। पेमा ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ लोबू सर, कहते हुए उसने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। पेमा, तुम किधर हो? इतनी देर हो गई, अभी आए नहीं। रिया बेबी को ऑफिस जाने को देरी हो रही है। लोबो ने पेमा के ना आने के बारे में सवाल पूछते हुए कहा, मैं निकल चुका हूँ सर, बस 5 मिनट में मैं बंगले पर आ जाऊंगा। पेमा ने लोबो को जवाब दिया। ठीक है, जल्दी आओ, कहते हुए लोबो ने फोन काट दिया। लोबो के फोन काटने के बाद पेमा अपने दोस्त की ओर मुखातिब होते हुए बोला, गलती हो गई भाई, अब दोबारा नहीं होगी। होटल मिडनाइट की सबसे महंगी दारू देखकर मेरा मन बहक गया था। उसकी आवाज में रात में हुई घटना का पछतावा भरा हुआ था। ऐसे मन बहकेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? उसके दोस्त ने पेमा को समझाते हुए कहा तो गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। पेमा की आवाज में माफी छुपी हुई थी और फिर उसने आगे कहा, ले चलकर मुझे रिया मैडम के बंगले पर छोड़ दो। ठीक है चलो, लेकिन अब दोबारा ऐसा ना हो, वरना हम लोग खामखा फंस जाएंगे पेमा भैया। कहते हुए वो घर से बाहर निकला और अपनी टैक्सी की ओर आ गया। दोनों उसमें बैठ गए और टैक्सी वहां से रिया के बंगले की ओर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद पेमा अपने दोस्त के साथ रिया के बंगले पर पहुंच चुका था और वो टैक्सी से उतरते हुए बोला, ये बात किसी से कहना नहीं, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी दोस्त। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहकर उसने अपनी टैक्सी स्टार्ट की और चला गया। उसके जाने के बाद पेमा भी गेट से होते हुए बंगले के अंदर चला गया और पार्किंग से गाड़ी निकालकर गार्डन के पास खड़ी कर दी और उतरकर उस ओर चला गया जहां रिया बैठी हुई उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसके बगल में लोबो और उसका सहयोगी खड़ा हुआ था और पास पड़ी 2 कुर्सियों पर जगत प्रसाद माथुर और अमन बैठे हुए थे। उसे आते देख अमन ने रिया से कहा, पेमा आ गया है मैम, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ चलते हैं, रिया ने कहा और फिर लोबो की ओर देखते हुए बोली, आप भी चलेंगे? लोबो कुछ जवाब देता इससे पहले जगत प्रसाद माथुर ने जवाब देते हुए कहा, लोबो आज कुछ मेरा पर्सनल काम करने जा रहा है, इसलिए आज इसका साथी गार्ड तुम लोगों के साथ जाएगा। ठीक है, रिया ने कहा और फिर वो गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे वो सुरक्षा गार्ड अमन और पेमा भी चल पड़े। वहां जाकर रिया और अमन पीछे बैठ गए और सुरक्षा गार्ड पेमा की बगल वाली सीट पर बैठ गया और तीनों वहां से निकल गए। रॉबर्ट के आदमियों को विक्रम और रानी को ढूंढते हुए आज 5वां दिन बीत चुका था, लेकिन उन्हें रानी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। रॉबर्ट ने रानी और विक्रम का नंबर अपने सर्विलांस पर लगा रखा था, लेकिन उससे भी कोई खास जानकारी हाथ नहीं लग रही थी क्योंकि दोनों ने ईटानगर के बाद उस नंबर से कोई भी फोन नहीं किया था और ना ही उस नंबर को ऑन किया था। रॉबर्ट के पास मौजूद कॉल हिस्ट्री में ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसे वो ट्रैक करके उन तक पहुंच सके। वो पेमा से टकराए तो थे, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया, जिससे उन्हें शक तो हो गया था कि इन दोनों को कोई और ढूंढ रहा है। उधर राजस्थान में मौजूद विक्रम अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हाथ पांव मार रहा था और हिसार में मौजूद रानी विक्रम का फोन आने का इंतजार कर रही थी। कल आप कहाँ थे पेमा जी? रिया ने पेमा से सवाल किया। नौकरी पर रखने के बाद रिया ने पहली बार पेमा से सीधा सवाल पूछा था, वरना अब तक अमन ही उससे सवाल जवाब करता था। इस वजह से पेमा थोड़ा सा झेप गया। जी मैं कल वो छुट्टी पर था, पेमा ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा। अच्छा, लेकिन आज इतनी देर क्यों हो गई? रिया ने पेमा से अगला सवाल पूछा। ये सवाल पेमा के अंदर थोड़ा सा भय पैदा कर गया
लेकिन उसने मामले को संभालते हुए कहा, अब वो रात में सिद्धार्थ बाबू को घर जाने के लिए बस स्टैंड छोड़ने चला गया था, इसलिए उन्हें बस में मिलने में देर हो गई थी, इसलिए सुबह आज थोड़ी देर से उठा। पेमा ने रिया से आधी अधूरी बात बताते हुए कहा। पेमा द्वारा सिद्धार्थ का नाम लेने पर रिया को एकदम से याद आया कि वो तो सिद्धार्थ के बारे में भूल ही गई थी, और उसने सिद्धार्थ को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। गुल्लू के वापस आने का वेट कर रहे सिद्धार्थ का फोन बजा और फोन पर रिया का नाम उभरा। रिया का नंबर देखते ही सिद्धार्थ अपने आप से बोला, कल बिना बताए चला आया था, इसलिए शायद फोन कर रही होंगी, इनसे बाद में बात करता हूँ फुर्सत में, कहकर उसने फोन काट दिया। पहली बार सिद्धार्थ ने रिया का फोन काटा था। रिया फोन वापस रखने लगी तभी उसकी नजर पेमा के कान के पास पड़ी और वो बोली, ये आपके कान में चोट कैसे लगी? अब तक का सबसे भयंकर सवाल पेमा के सामने आ गया था, लेकिन उसने शायद इसका जवाब पहले ही सोच रखा था। रात में गिर गया था मैडम, इसलिए खरोच आ गई थी, पेमा ने जवाब दिया। कहकर रिया सिर पीछे सीट पर टिकाकर बैठ गई और पेमा ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। फोन काटने के बाद सिद्धार्थ वहीं बैठ गया और गुल्लू के आने का इंतजार करने लगा, जो कि ये देखने गया था कि आखिर प्रभुनाथ वहां कर क्या रहा है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को गुल्लू आता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पास आने के बाद सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी तेज क्यों दौड़ते हुए आ रहे हो? बात ही ऐसी है कि दौड़ते हुए आना पड़ा, गुल्लू ने हाफते हुए सिद्धार्थ से कहा। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उससे सवाल करते हुए पूछा। चलो खुद ही देख लो, कहते हुए गुल्लू ने सिद्धार्थ को आने का इशारा किया और प्रभुनाथ की ओर चल पड़ा। गुल्लू को आगे चलते देख सिद्धार्थ के कदम खुद ब खुद उस ओर चल पड़े थे और साथ ही साथ उसके मन में तमाम समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। आखिर क्या था प्रभुनाथ के वहां छिपे होने का राज? क्या सिद्धार्थ कर पाएगा इस बारे में कोई खुलासा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।